आज के रियल एनालिसिस के लेक्चर में हम बताएंगे ये कि ई जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। ई को आप पहले भी देख चुके हैं। ई की डेफिनेशन क्या है, कौन से नंबर को ई कहते हैं, एक तो इस बात को डिस्कस करेंगे और प्रूव ये करेंगे कि ई एक रैशनल नंबर नहीं है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स जिनको हम इस्तेमाल करते रहे हैं उसका भी प्रूफ करेंगे कि अगर दो कन्वर्जेंट सीरीज़ हैं, एक के सम का आंसर ए और दूसरे के सम का आंसर बी है, तो दोनों के सम से बनने वाली जो सीरीज़ होगी उसके सम का आंसर ए प्लस बी, दोनों सीरीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के डिफरेंस से बनने वाली जो सीरीज़ होगी उसका आंसर ए माइनस बी। और अगर आपके पास सी कोई रियल नंबर है तो सी ए एन वाली सीरीज़ का जो आंसर है वो सी टाइम्स ए होगा। ये काम आज के लेक्चर में हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ई को इर्रेशनल नंबर प्रूव करने से पहले सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि ई कहते किसको हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव ये किया था कि जो 1/n फैक्टोरियल वाली सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में इसको n1 से स्टार्ट किया था, लेकिन अगर हम n को 0 से भी स्टार्ट कर लें तो ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है। n को 0 से स्टार्ट करने का मतलब है इसकी फर्स्ट टर्म 1/0 फैक्टोरियल जो कि 1 होगा, फिर n को 1 लेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल जो कि 1 होगा, फिर 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल और सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये जो सीरीज़ है हम प्रूव कर चुके हैं कि ये कन्वर्जेंट है। अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है इस सारे सम का कोई ना कोई आंसर भी है। इस सारे सम का जो आंसर आता है उसी आंसर को हम ई कहते हैं। ये हमारे पास ई की डेफिनेशन हो गई। एक और तरह से भी डिफ़ाइन किया जाता है ई को कि अगर आप सीक्वेंस लें 1 + 1/n की पावर n, और इस सीक्वेंस को हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये किसी ना किसी नंबर को कन्वर्ज कर रही है। ये जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है उसी नंबर का नाम हमने ई रख लिया हुआ है। दो तरह से ई को डिफ़ाइन किया जाता है कि इस सीक्वेंस की लिमिट का आंसर ई है, या ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ के सम का जो आंसर है वो ई है। हम डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए कि ई बेसिकली इस सीरीज़ के सम का आंसर है, प्रूव ये करने लगे हैं कि जो ई है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। ई की डेफिनेशन हमें मालूम है कि ई जो है वो सम ऑफ द सीरीज़ 1/n फैक्टोरियल n0 to इन्फिनिटी है। प्रूव ये करना है कि ये रैशनल नहीं है। ये जो सीरीज़ है, हमें सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में याद होगा कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है इफ़ एंड ओनली इफ़ उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करे, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जिस नंबर को कन्वर्ज करती है उसी को हम सीरीज़ के सम का आंसर कहते हैं। इस सीरीज़ की जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है उसका नाम मैंने Sn रख लिया है। ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो n0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक है। यानी इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स में अगर मैं S0 की बात करूँगा तो वो n को 0 लेने से जो फर्स्ट टर्म बन रही है वो होगी, और S1 की बात करूँगा तो उसका मतलब 0n लेने से टर्म प्लस n को 1 लेने से जो टर्म बन रही है, इन दो टर्म्स का सम। S2 का मतलब होगा 1 + 1 + 1/2 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है इस सीरीज़ की उसका नाम मैंने Sn रख लिया है। सपोज कर लेते हैं कि ई रैशनल नंबर है। प्रूव करना है कि रैशनल नहीं है, सपोज कर रहे हैं रैशनल है। रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं? रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म के होते हैं, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं और डिनोमिनेटर वाला Q 0 नहीं होता। ये जो ई नंबर है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है। ई जो है इन नंबर्स का सम है। आप आसानी से गैस कर सकते हैं कि ई जो है वो 0 से बड़ा नंबर है, कभी नेगेटिव नहीं है, 0 नहीं है। पहले ही दो नंबर्स को ऐड करें तो 2 बन रहा है, तो कम से कम 2 से बड़ा नंबर है। ई पॉजिटिव नंबर है। ई पॉजिटिव नंबर है और हमने सपोज कर लिया है कि ई रैशनल नंबर है, तो ई किस शेप का होगा? ई P/Q शेप का होगा।
नॉर्मली रैशनल नंबर्स में p और q हम इंटीजर्स लेते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रैशनल नंबर e है वो पॉजिटिव है, तो हम कह ये रहे हैं कि ये p और q जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर वाला q 0 नहीं है। ये हमने e सपोज कर लिया है कि e जो है वो रैशनल नंबर है, p ओवर q की शेप में है, जिसमें p और q हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और q 0 नहीं है। हम किस तरह से प्रूफ करेंगे कि अब कोई कंट्राडिक्शन आ रही है हमारे पास? इसके लिए हम काम ये करेंगे कि हमने इस नंबर को e का नाम दिया है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो है वो Sn है। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की स्पेशल टर्म लेंगे, टर्म नंबर q लेंगे। अगर e जो रैशनल नंबर p ओवर q अज्यूम किया है तो हम एक ख़ास टर्म लेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल टर्म्स की, वो SQ लेंगे। SQ जो है वो 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल से लेकर सो ऑन 1 ओवर q फैक्टोरियल तक होगा। और जो हमारे पास e है उसमें इन्फिनिट सम है, उसमें दरमियान में कहीं 1 ओवर q फैक्टोरियल भी आएगा और उसके बाद वाले नंबर्स भी आएंगे। हम e में से SQ को माइनस करेंगे। SQ जो है यहाँ तक का सम है, जबकि e इन्फिनिट सम है। e में इसके बाद भी नंबर्स आ रहे हैं, e ऑब्वियसली SQ से बड़ा नंबर है। तो एक तो बात ये कि e माइनस SQ पॉजिटिव होगा। e माइनस SQ को सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक ख़ास नंबर q फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। q फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन बनेगी, हम प्रूव ये करेंगे कि ये एक्सप्रेशन एक नेचुरल नंबर है। क्या प्रूव करेंगे? कि ये एक्सप्रेशन एक नेचुरल नंबर है। फिर ये प्रूफ करेंगे कि ये 0 से बड़ा है, ये तो शुरू में ही हमने कह दिया है, q फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके भी 0 से बड़ा है। और प्रूफ ये करेंगे कि ये 1 से छोटा है। जब हम ये सारी बातें बना लेंगे तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी। क्यों? इसलिए कि हम कह ये रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर है, ये 0 और 1 के दरमियान है। क्या 0 और 1 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। तो जब कंट्राडिक्शन आ जाएगी, इस बात को ज्यूम करते हुए कि e जो है वो p ओवर q के इक्वल है, कि ये एक नेचुरल नंबर है जो 0 और 1 के दरमियान है, ये चूँकि मुमकिन नहीं होता, तो इसका मतलब होगा कि हमने ये जो सपोजिशन की है कि e एक रैशनल नंबर है, ये p ओवर q के इक्वल है, ये बात हमने गलत सपोज की है। तो ये सारा प्रोसेस हम करते हैं। हम SQ लिख रहे हैं, SQ 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1 ओवर q फैक्टोरियल। और e जो है वो ये वाला इन्फिनिट सम, इसके दरमियान में 1 ओवर q फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 ओवर q प्लस 1 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन। और e में से SQ को माइनस कर रहे हैं। e माइनस SQ ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, और इसमें माइनस करने पे यहाँ तक सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद वाली जो e की टर्म्स हैं वो हमारे पास बचेंगी, यानी 1 ओवर q प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर q प्लस 2 का फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन। और इसको एक ख़ास नंबर से मैंने कहा मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे q के फैक्टोरियल से। तो हम इसको q के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ़्ट साइड तो 0 रहेगी, दरमियान में q फैक्टोरियल इंटू e माइनस q फैक्टोरियल इंटू SQ, और राइट साइड पे जब हम इस इनक्वालिटी की टर्म्स को q फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उसके लिए हम फैक्टोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 ओवर q प्लस 1 का फैक्टोरियल, हम इसमें q प्लस 1 के फैक्टोरियल को नीचे लिख सकते हैं q प्लस 1 और उससे एक नंबर कम q का फैक्टोरियल। किसी भी फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म बन गई। जब इस टर्म को हम q के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? q के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने पे ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और 1 ओवर q प्लस 1 आ जाएगा। और जो सेकंड टर्म है 1 ओवर q प्लस 2 का फैक्टोरियल, हम इसको लिख सकेंगे इसी तरह से q फैक्टोरियल की शक्ल में चेंज करने के लिए q प्लस 2, एक कम q प्लस 1, फिर एक कम q और उसका फैक्टोरियल। और जब हम इसको q फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो q फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर q प्लस 1 और q प्लस 2 आ जाएगा।
गैस कर सकते हैं इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? इससे नेक्स्ट टर्म होगी 1/q+1, q+2 और q+3 और सो ऑन। अब हमने कोशिश ये करनी है कि जो राइट साइड वाली सारी सीरीज़ बन रही है इस सीरीज़ को हम ऐड कर सकें और इसको ऐड करके हम 1 बना सकें। तो कोशिश करते हैं कि राइट साइड वाली सीरीज़ को हम ऐड करके नंबर बना सकें। उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये जो q+2 है इसको q+1 लिख रहा हूँ। नीचे q+2 की जगह अगर मैं q+1 लिखूँगा, नीचे छोटा नंबर करूँगा तो राइट साइड बड़ी हो जाएगी। q+1 करने से राइट साइड बड़ी हो गई और ये q+1 का स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर में। इस तरह से ये जो नेक्स्ट टर्म है जिसमें नीचे q+1, q+2 और q+3 तीन फैक्टर्स हैं, अगर हम इसमें ऐसा करें कि q+2 को भी q+1 छोटा नंबर लिख लें, q+3 को भी छोटा नंबर q+1 लिख लें, नीचे छोटा करने से राइट साइड पहले ही बड़ी है और बड़ी हो जाएगी और q+1 इंटू q+1 इंटू q+1 यानी q+1 का क्यूब हो जाएगा। ये नेक्स्ट टर्म यहाँ 1/q+1 का क्यूब हो जाएगी और उससे नेक्स्ट टर्म गेस कर सकते हैं आप क्या होगी, वो 1/q+1 की पावर 4 होगी और सो ऑन। और अब मैं इस सम को मालूम कर सकता हूँ। कैसे? इस सम को अब हम मालूम करना चाहते हैं और सोच ये रहे हैं कि इस सम को कैसे मालूम किया जाए। अगर मैं इसको लिखूं कि ये 1/q+1 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म को लिखूं 1/q+1 का स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म को लिखूं 1/q+1 का क्यूब है, तो याद करें किस तरह की सीरीज़ बन रही है। ये सीरीज़ बन रही है r + r² + r³ और सो ऑन। और क्या ख्याल है, क्या इस तरह की सीरीज़ को आपने डिस्कस किया हुआ है? क्या इस तरह की सीरीज़ का सम आप मालूम कर सकते हैं? जी, जो हमारे पास इस वक्त इस इनक्वालिटी की राइट हैंड साइड है मैंने उसे लिख लिया है 1/q+1 की पावर n 1 से इन्फिनिटी। ये इस तरह की इन्फिनिट सीरीज़ बन रही है। इस इन्फिनिट सीरीज़ में 1/q+1 की पावर n है। याद करें सीरीज़ जो है r⁴n, ये सीरीज़ से आप वाकिफ़ हैं। ऐसी सीरीज़ को आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम आपको मालूम करना आता है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ कैसी सीरीज़ को कहते हैं? समेशन r⁴n टाइप सीरीज़ को ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। अगर r -1 और 1 के दरमियान हो तो फिर ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट हुआ करती है। और ना सिर्फ कन्वर्जेंट होने का पता है, हमें इसके सम का भी आंसर पता है। इस सीरीज़ के सम का आंसर ऊपर फर्स्ट टर्म लिखते हैं और नीचे 1 - r यानी जिसकी पावर होती है, जिसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है, चूँकि q एक नेचुरल नंबर है तो ये जो r है यहाँ पे 1/q+1, एक तो ये पॉजिटिव नंबर है, दूसरे चूँकि q नेचुरल नंबर है, q+1 1 से बड़ा नंबर होगा, ऊपर 1 है नीचे 1 से बड़ा नंबर है, तो ये आंसर जो आएगा वो 1 से छोटा आएगा। तो ये जो r है इस वक्त हमारे पास r की पावर n में, ये r हमारे पास जो है वो 0 और 1 के दरमियान है। तो ये जो सीरीज़ है हमारे पास, ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। इसमें r 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। अगर ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है तो इसका मतलब हम इसका सम मालूम कर सकते हैं और इसका सम इक्वल होगा फर्स्ट टर्म क्या है, ये सीरीज़ 1 से स्टार्ट हो रही है तो n को 1 ले, फर्स्ट टर्म 1/q+1 है और नीचे 1 - r और जिस नंबर की पावर है वो कॉमन रेशो है, वो r है। 1 - r की जगह 1/q+1 और अगर हम इसमें q+1 एलसीएम ले लें तो ऊपर नीचे एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो 1 आएगा वो -1 से कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर सम करके हमारे पास 1/q आ गया। इसका मतलब है इनक्वालिटी 2 में जो राइट हैंड साइड है वो सारी सीरीज़ सम हो गई है और उसका सम 1/q के इक्वल आ गया है। ये वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेफ्ट इनक्वालिटी एज इट इज़, मिड इनक्वालिटी की टर्म एज इट इज़ और राइट साइड पे इस सारे के सम का आंसर 1/q आ गया। मैंने कहा ये था कि प्रूव ये करूँगा कि ये जो नंबर है 0 और 1 के दरमियान है। क्या ख्याल है 1/q की क्या वैल्यू है? q हमारे पास जो है वो कोई नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर है
क्योंकि वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1/1 यानी ये आंसर 1 आ सकता है। ये एक्सप्रेशन 1 से छोटी है। क्योंकि वैल्यू 2 हो तो ये मिड वाली एक्सप्रेशन 1/2 से छोटी है। क्योंकि वैल्यू 3 हो तो ये मिड वाली एक्सप्रेशन 1/3 से छोटी है। ये 1 से छोटी। ओवरऑल हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्यू जो है वो नेचुरल नंबर है, तो ये 1/q हमेशा 1 या 1 से लेस नंबर आएगा। इसकी जगह सबसे बड़ा नंबर 1 लिख दें तो मेरे पास q फैक्टोरियल इंटू ई माइनस q फैक्टोरियल इंटू एस क्यू जो है वो 1 से छोटा है। ये नंबर मेरे पास 0 और 1 के दरमियान है। मैंने कहा था हम प्रूव ये करेंगे कि ये नंबर नेचुरल नंबर है और ये 0 और 1 के दरमियान है। 0 और 1 के दरमियान मैंने इसे प्रूव कर लिया। अब मैं इसको नेचुरल नंबर प्रूव करना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं ये प्रूव करूँगा कि ये q फैक्टोरियल इंटू ई जो है ये एक नेचुरल नंबर है। हमारे पास जो है e p/q है और इसको q फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो q फैक्टोरियल इंटू ई जो है q फैक्टोरियल इंटू p/q आ गया। ये जो q फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं q इंटू q माइनस 1 का फैक्टोरियल और साथ में इसके मल्टीप्लाई हो रहा है p/q। ये q से कैंसिल हो जाएगा तो q माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू p आ गया। q माइनस 1 का फैक्टोरियल नेचुरल नंबर है, p भी एक नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक नेचुरल नंबर है। एक बात हमने प्रूव कर ली कि ये जो पहली टर्म है इस मिड एक्सप्रेशन में ये एक नेचुरल नंबर है। क्या ये दूसरी टर्म q फैक्टोरियल इंटू एस क्यू ये भी एक नेचुरल नंबर है? इसको भी देख लेते हैं। एस क्यू हमें मालूम है 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/q फैक्टोरियल। इस पूरी एक्सप्रेशन को q फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म q फैक्टोरियल बन जाएगी, सेकेंड टर्म भी q फैक्टोरियल बन जाएगी, नेक्स्ट टर्म q फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। इस वक्त q फैक्टोरियल तक जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये 2 फैक्टोरियल q फैक्टोरियल से छोटा नंबर है। q के फैक्टोरियल में कहीं 2 भी इन्वॉल्व होगा, फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएंगी। q फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल में भी फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी। q फैक्टोरियल ओवर q फैक्टोरियल जो है वो 1 बन जाएगा। q फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने पे इस एक्सप्रेशन में कहीं भी फ्रैक्शंस नहीं आएंगी, ये सारे नेचुरल नंबर्स में तब्दील हो जाएंगे। जब ये सारे नेचुरल नंबर्स में तब्दील हो जाएंगे तो इन सब का सम भी एक नेचुरल नंबर ही रहेगा। हमारे पास एस क्यू ये एक्सप्रेशन है, इसको जब हम q फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर बनता है उसमें फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाती हैं और वो भी एक नेचुरल नंबर ही बन रहा है। ये नंबर q फैक्टोरियल इंटू ई एक नेचुरल नंबर है, q फैक्टोरियल इंटू एस क्यू ये भी एक नेचुरल नंबर है और यहाँ पे ये मिड में 2 नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस है। तो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस क्या हो सकता है? 2 नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस या तो नेचुरल नंबर आएगा या नेगेटिव इंटीजर आएगा, फ्रैक्शंस में तो नहीं आ सकता। इसका मतलब है ये जो डिफरेंस वाला नंबर है ये कोई इंटीजर है, लेकिन ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़े इंटीजर कहने का मतलब है कि ये नेचुरल नंबर ही है। तो ये 2 नंबर्स का डिफरेंस एक नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर 0 और 1 के दरमियान है। तो अगर हम इनइक्वालिटी नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4 और स्टेटमेंट नंबर 5 को इस्तेमाल करें 3, 4 और 5 की मदद से, हमारे पास आ गया है कि ये एक नेचुरल नंबर है। ये एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 0 और 1 के दरमियान है, जो कि मुमकिन नहीं है। कंट्राडिक्शन आ गई है, ये बात नॉट पॉसिबल है। अगर ये बात पॉसिबल नहीं है तो कहाँ से गड़बड़ हुई है? गड़बड़ हमारी पहली स्टेटमेंट में हुई है, दरमियान के किसी स्टेप में हमने कोई गलती नहीं की है। गड़बड़ हमारी सबसे पहली स्टेटमेंट में है। और सबसे पहली स्टेटमेंट क्या थी? सबसे पहली स्टेटमेंट ये थी कि हमने सपोज कर लिया था कि जो ई है वो एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब है हमारी वो स्टेटमेंट, हमारी वो सपोजिशन कि ई जो है वो एक रैशनल नंबर है, वो ट्रू नहीं है। और अगर वो ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है प्रूव हो गया कि जो ई है वो एक नॉट रैशनल है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। आज हमने प्रूव किया है कि जो ई है वो एक इर्रेशनल नंबर है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ई है कौन सा नंबर? जो 1/n फैक्टोरियल वाली सीरीज़ है, n0 से इन्फिनिटी,
वो कन्वर्जेंट है, उसके सम का कोई ना कोई आंसर है, उस सम के आंसर का नाम हमने ई रख लिया है। और आज हमने ये प्रूव किया है कि वो ई रैशनल नंबर नहीं है। आज के लेक्चर में नेक्स्ट जो रिज़ल्ट हम प्रूव करने लगे हैं वो ये है कि अगर समेशन ए एन और समेशन बी एन जो है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ हैं और ये कन्वर्जेंट रियल सीरीज़ हैं। ये हमारे पास दो सीरीज़ हैं, ये दोनों कन्वर्जेंट सीरीज़ हैं। इनमें से एक सीरीज़ के सम का आंसर ए है, दूसरी सीरीज़ के सम का आंसर बी है और सी अगर कोई रियल नंबर है। तो पार्ट ए में हमने ये प्रूव करना है कि अगर आप एक नई सीरीज़ समेशन ए एन प्लस बी एन बनाते हैं तो ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी और इसके सम का आंसर ए प्लस बी होगा। और अगर हम पहली दोनों गिवन सीरीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस करके बनाते हैं तो इस सीरीज़ के सम का आंसर ए माइनस बी होगा। और अगर आप एक नई सीरीज़ समेशन सी ए एन बनाते हैं तो ये भी कन्वर्जेंट होगी और इसके सम का आंसर सी ए होगा। इन रिजल्ट्स को हम पहले इस्तेमाल भी करते रहे हैं कि अगर एक सीरीज़ समेशन ए एन कन्वर्जेंट है तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, वो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है। और अगर दो सीरीज़ कन्वर्जेंट हैं तो उनके सम से बनने वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है, उनके डिफरेंस से बनने वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है। ये रिज़ल्ट्स हमने प्रूफ करने हैं। इनका इस्तेमाल हम पहले भी करते रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। ज़रा याद कर लेते हैं कि सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब हुआ करता है। हम एक सीरीज़ समेशन एक्स एन को कन्वर्जेंट कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करती हो। और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की जो लिमिट होती है उसी लिमिट को हम सीरीज़ के सम का आंसर कहते हैं। और याद कर लेते हैं, हमने लेक्चर नंबर 32 में ये रिजल्ट्स किए थे कि अगर एक सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करती हो, वाई एन वाई को कन्वर्ज करती हो, तो फिर उनके सम से बनने वाली सीक्वेंस x प्लस वाई को कन्वर्ज करेगी और c टाइम्स एक्स एन वाली सीक्वेंस सी एक्स को कन्वर्ज करेगी। और इन्हीं दोनों को मिलाकर हम ये रिज़ल्ट भी ड्राइव कर सकते हैं कि एक्स एन माइनस वाई एन जो सीक्वेंस है वो x माइनस वाई को कन्वर्ज करेगी। हमें सीरीज़ की कन्वर्जेंसेस गिवन है, लेकिन सीरीज़ की कन्वर्जेंट को हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंट में तब्दील कर सकते हैं और सीक्वेंस की कन्वर्जेंट के बारे में ये रिज़ल्ट्स मौजूद हैं। हम इनका इस्तेमाल करेंगे और इन रिज़ल्ट्स को ड्राइव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं कि जो समेशन सीरीज़ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो एस के है और समेशन बी एन सीरीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो टी के है। और जब हम सीरीज़ समेशन ए एन प्लस बी एन बनाएंगे तो उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स क्या होगी? उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम सिंपली इन दो सीक्वेंसेस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के सम से बन जाएगी, यानी एस के प्लस टी के। और जो सीरीज़ समेशन ए एन माइनस बी एन है उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स एस के माइनस टी के होगी। और जो सीरीज़ समेशन सी एन है इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो सी टाइम्स एस के वाली सीक्वेंस होगी। ये हमें आसानी से पता चल सकता है, हम सीरीज़ टर्म्स को सम करके देख भी सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान सी बात है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। हमें समेशन ए एन की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स एस के मालूम है, सीरीज़ बी एन की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स टी के मालूम है। हमने इनकी मदद से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स सीरीज़ समेशन ए एन प्लस बी एन की लिख ली है, समेशन ए एन माइनस बी एन की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स लिख ली है और सीरीज समेशन सी एन की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स लिख ली हैं। अब जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है, अगर मुझे प्रूव ये करना है कि सम ऑफ ए एन प्लस बी एन ए प्लस बी के इक्वल है, तो बेसिकली मुझे प्रूव ये करना है कि ये वाली सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज कर रही है ए प्लस बी को। क्योंकि सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट हो और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की जो लिमिट होती है वही सीरीज़ के सम का आंसर होता है। क्योंकि एस के प्लस टी के इस सीरीज़ की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, अगर ये ए प्लस बी को कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब है इस सीरीज़ के सम का आंसर ए प्लस बी होगा। इस सीरीज़ की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स एस के माइनस टी के है, अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ए माइनस बी को कन्वर्ज करे, हम प्रूफ कर दें, तो इसका मतलब होगा इस सीरीज़ के सम का आंसर ए माइनस बी है। ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है,
इस सीरीज़ की अगर हम प्रूव ये कर दें कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स सी ए को कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब है इस सीरीज़ के सम का आंसर सी ए होगा। ये हमने प्रूफ करना है। ये रिज़ल्ट हमें याद है जो हम पहले प्रूफ कर चुके हुए हैं। इन बातों का इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि समीशन ए एन ए के इक्वल है और समीशन बी एन जो है वो बी के इक्वल है, तो इसका मतलब है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है उसकी लिमिट ए है, यानी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन ए के इक्वल है। इस सीरीज समीशन बी एन के सम का आंसर बी है, तो इसका मतलब है इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स टी के है उसकी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो बी के इक्वल है। ये बात हमें गिवन है। और पार्ट ए को प्रूफ करने के लिए मैं एस के प्लस टी के जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है इसकी लिमिट हल करता हूँ। एस एन प्लस टी एन की लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस लिमिट को मैं अलग अलग कर सकता हूँ। क्यों अलग अलग कर सकता हूँ? क्योंकि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन का आंसर मौजूद है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी एन का आंसर मौजूद है। याद रहे इस थ्योरम में अगर दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हो तो सम वाली सीक्वेंस की लिमिट अलग अलग हो सकती है और वो दोनों की अलग अलग लिमिट्स के सम के इक्वल हुआ करती है। तो यहाँ पे मैंने इस सम की लिमिट को अलग अलग कर लिया है, और इस सीक्वेंस की लिमिट का आंसर ए है, इस सीक्वेंस की लिमिट का आंसर बी है, तो इसका मतलब है ओवरऑल एस एन प्लस टी एन वाली जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट का आंसर ए प्लस बी है। और ये चूँकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है सीरीज समीशन ए एन प्लस बी एन की, इसकी लिमिट का आंसर ए प्लस बी आ गया है, तो इसका मतलब इस सीरीज़ के सम का आंसर ए प्लस बी आ गया है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज़ हमारे पास जो समीशन ए एन प्लस बी एन सीरीज़ है उसके सम का आंसर ए प्लस बी है। पार्ट 1 प्रूफ हो गया। पार्ट बी जो है वो भी ऐसे ही है। उसके लिए एस एन माइनस टी एन की लिमिट ले लेते हैं, क्योंकि एस एन माइनस टी एन जो सीक्वेंस है वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है कौन सी सीरीज़ की? समीशन ए एन माइनस बी एन सीरीज़ की। तो इसकी लिमिट ले रहे हैं और डिफरेंस की लिमिट हमने अलग अलग कर ली, और इसकी लिमिट का आंसर चूँकि ए और इसकी लिमिट का आंसर चूँकि बी है, तो इस सूरत में एस एन माइनस टी एन जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट का आंसर ए माइनस बी आ गया। और चूँकि ये सीक्वेंस इस सीरीज़ की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, इसकी लिमिट का आंसर ए माइनस बी आया है, तो इसका मतलब इस सीरीज़ के सम का आंसर ए माइनस बी है। तो कन्वर्जेंट सीरीज़ की डेफिनेशन की मदद से समीशन ए एन माइनस बी एन का आंसर ए माइनस बी आ गया। आखिरी बात रह गई पार्ट सी में, हम लिमिट हल करने लगे हैं सी एस एन सीक्वेंस की, क्योंकि जो सी एस एन सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है किसकी? समीशन सी ए एन की। तो हम सी एस एन की लिमिट हल करने लगे हैं, और सी को बाहर लिख के लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन लिख सकते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन का आंसर हमारे पास ए मौजूद है, इसका आंसर ए लिख लिया, तो सी एस एन वाली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट का आंसर आ गया। क्योंकि सी एस एन इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, इसका मतलब है इस सीरीज़ के सम का आंसर हमारे पास सी ए आ गया है। तो कन्वर्जेंट सीरीज़ की डेफिनेशन के मुताबिक सीरीज़ समीशन सी एन का आंसर सी ए आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद सीरीज़ के बारे में सीखेंगे आने वाले दिनों में नए लेक्चर्स के अंदर।